अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है जनाब मोशन के बारे में हम देखेंगे मगर मोशन को फोर्स की वजह से जो मोशन आएगी मगर उस फोर्स की डिपेंडेंस हम देखेंगे मुख्तलिफ चीज़ों पे। सबसे पहले हम मोशन को स्टडी करेंगे अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक होगी बात। तो फिर दूसरे केस में हम देखेंगे कि मोशन अंडर अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, यानी एक ऐसी फोर्स जो टाइम पे डिपेंड करती है, यानी टाइम के लिहाज से उसका मैग्नीट्यूड वेरी होता है, तो तब मोशन पे क्या आता है, इक्वेशंस कैसे होती हैं उसकी। फिर हम देखेंगे मोशन अंडर द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, यानी अगर एक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है उसके तहत होने वाली मोशन कैसी होगी। फिर हम देखेंगे मोशन अंडर अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, यानी एक पोजीशन पे फोर्स कुछ हो रहा है, दूसरी पोजीशन पे कुछ फोर्स हो रहा है, ऐसी फोर्स की वजह से जो मोशन होगी उसको स्टडी करेंगे। तो जनाब, तो ये आज का हमारे टॉपिक है। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है दैट इज मोशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल टू एम में, हम जानते हैं ये फोर्स का रिलेशन है। अब जब मैं कहता हूँ कांस्टेंट फोर्स, तो इसका ना फोर्स कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड कांस्टेंट है, तो राइट साइड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एम तो पहले कांस्टेंट है, तो ए भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम इसकी कौन सी मिसाल देखें, तो F इज इक्वल टू एम जी। जी आप सब जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और आप सब उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे होते हो, जो कि कांस्टेंट है ना, हमेशा कंसीडर हो रही है। तो आप क्लोज सरफेस ऑफ अर्थ के पास पास हम ये वैल्यू लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मोशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स जो है वो आप किसको कंसीडर करोगे, आप कहोगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक होगी बात। अब जरा इसको समझते हैं। हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ा कि एक्सेलरेशन आता है डीवी बाई डी टी से। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो, डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर, या इसे आप एफ बाई एम के तौर पे ले सकते हो। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये आगे मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ रोल्स में अब इस्तेमाल होने वाली है। ठीक होगी बात। तो पहली जो मैं लेता हूं इसमें वो ए बराबर है डीवी बाई डी टी। तो अगर डी टी आपके लेफ्ट साइड पे चला जाए तो क्या ए डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी टी बराबर आ जाएगा डीवी के। तो आपने वही किया। तो अब आपने इनिशियल कंडीशन क्या ली कि जब आपने ये सारा सिचुएशन सोची तो टाइम जीरो है। टाइम जीरो है तो उस वक्त जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ली गई वो वी नॉट है। जैसे जैसे टाइम चलेगा वेलोसिटी को हम वी टी कह देंगे, वेलोसिटी एट सम टाइम, जो टाइम हम उसकी कंडीशन में लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यहां से ए डी टी बराबर आया डीवी के। आपने इंटीग्रेट किया उसको टाइम जीरो से लेकर टी तक, वेलोसिटी वी नॉट से लेकर वी टी तक। वी नॉट हमारे इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी है। तो जनाबे वाला आप क्या इसे लिख सकते हैं कि जनाब इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, डीवी का वी आ जाएगा तो क्या बनेगा वी टी माइनस वी नॉट, और ये बराबर आ जाएगा ए टी के, क्योंकि डी इंटीग्रल से खत्म हो जाएगा। जब आप बाउंड्री कंडीशन देंगे तो टी माइनस जीरो आ जाएगा, तो ए टी बचेगा आपके पास। तो आपके पास वी टी बराबर आ जाएगा वी नॉट प्लस ए टी के। यहां से वी नॉट जो नेगेटिव का था वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास जनाब। अब जनाब वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, डी आर बाई डी टी। इसी तरह डी टी को अगर मैं इस सेंड पे ले जाऊं तो वी डी टी बराबर डी आर के लिखा जा सकता है। और हम सब जानते हैं वी टी की वैल्यू मेरे इलम में है, तो क्या ये वी टी की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो वो वी टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब मैं इंटीग्रल लेता हूँ। जब टाइम जीरो है तो आपके पास पोजीशन आर नॉट है, जब टाइम टी है तो आपके पास पोजीशन जो है वो आर वन है। तो जनाबे वाला आपके पास अब इस तरीके से आप इसे समझ लें तो आपको जरा ज्यादा वाज़ेह नजर आ जाएगा। तो जी, तो टाइम जीरो है तो आर नॉट है, जब टाइम टी है तो आपके पास पोजीशन आर टी है। अब आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो डी टी इनसाइड मल्टीप्लाई कर देगा, वी नॉट डी टी आ जाएगा प्लस ए टी डी टी आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास आर टी माइनस आर नॉट। तो आप देखो आर टी माइनस आर नॉट आ चुका है आपके पास। इसे डेरिवेट इंटीग्रल करोगे तो वी नॉट टी आ जाएगा प्लस हाफ ए टी स्केयर आ जाएगा। तो ये आर नॉट नेगेटिव का है, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास। अगर मैं कंडीशन लूं कि आर नॉट जीरो है, कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आपकी इक्वेशन किस शक्ल में आने वाली है, आर टी इज इक्वल टू
वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी आपके पास। फिर आपके पास क्या है जनाब, अगर हम के ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, तो जनाब आप क्या करने वाले हो, dv बाई डी टी, तो आपने डी आर ओवर डी आर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो आप जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर दो, डी वी ओवर डी आर कर दो, डी आर बटा डी टी कर दो। तो आपके पास अब क्या है, हम जानते हैं डी आर ओवर डी टी तो वेलोसिटी होता है, तो इसका मतलब यहां पे हुआ कि डी आर ओवर डी टी की जगह वेलोसिटी लिखा जा सकता है। तो आप डी वी ओवर डी आर इंटू वी आ जाएगा। अब जनाब क्या करना है, इस डी आर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी आर, और यहाँ पे क्या बचेगा, वी डी वी। अब जब आप इंटीग्रल लोगे तो आपको पता है जब टाइम जीरो था पोजीशन आर नॉट थी, तो वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट थी। और जब कुछ टाइम गुजरेगा तो पोजीशन आर टी हो जाएगी और वेलोसिटी वी टी हो जाएगी। तो जनाबे वाला अब आप इसको डिफरेंशियल इंटीग्रल ले लेंगे। जब आप इंटीग्रल लेंगे तो ए आर टी माइनस ए आर नॉट आ जाएगा, यहाँ से वी के आगे उसका डिफरेंशिएट मौजूद है, तो पावर बढ़ेगी, डिवाइड होगी, तो वो क्या बन जाएगा, वी स्केयर बाई टू। जब आप उसकी बाउंड्री कंडीशंस देंगे तो वी टी स्केयर बाई टू माइनस वी नॉट स्केयर बाई टू आ जाएगा। अब अगर मैं कंडीशन ले लेता हूं कि आर नॉट जीरो है तो आर टी एस है, एक कंडीशन मैं लगा रहा हूं, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में आर टी की जगह एस आ जाएगा, आर नॉट की जगह जीरो आ जाएगा। तो आपने वो बाउंड्री कंडीशन लगा दी इसके अंदर। तो जब ये कंडीशन आपने अप्लाई कर दी तब आपके पास क्या आएगा, यहाँ से टू आप बाहर निकाल सकते हैं, दूसरे एंड पे जाएगा टू ए एस इक्वलेंट आ जाएगा किस चीज के, वी टी स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर के। तो जनाबे वाला क्या आप कह सकते हैं कि ये जो आपने इक्वेशन देखी टू, ये आपकी देखी वाली इक्वेशन है, क्या आपके पास इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, क्या ये आपने पढ़ी इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं कि ये वन डायमेंशन पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है उस वक्त इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशंस कहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये इक्वेशंस कब लागू होंगी, जब आप कब मोशन को स्टडी करेंगे अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, यानी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ये इक्वेशंस हम अप्लाई कर सकेंगे, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लें आप। अच्छा जी, अब सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, दैट इज मोशन अंडर अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो जनाबे वाला वो फोर्स जो टाइम पे डिपेंड करती है, यानी टाइम के लिहाज से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। जैसे अल्टरनेटिंग फोर्स का नाम दे लें, जैसे एक फंक्शन मैंने लिखा है फिजिकल टू एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो टाइम वेरी करेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। तो जैसे चार्ज पार्टिकल अल्टरनेटिंग फील्ड में जाता है, जैसे आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो रहा होता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही होती है, तो वो वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ। तो ऐसी सूरत में वहां पे अगर कोई चार्ज चला जाए तो उस पे जो फोर्स लगेगी जाहिर है वो टाइम के साथ वेरी करेगी। तो ऐसी सूरत में जो मोशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोशन अंडर अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, जो वक्त के साथ साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी करे जिसकी वजह से उसकी बिहेवियर चेंज होगा। अच्छा जी, तो अब आप क्या कहने वाले हो कि जब एक फोर्स इसी तरह टाइम फंक्शन पे डिपेंड कर रही है तो हम जानते हैं फिजिकल टू एम ए को क्या लिखा जा सकता है, डीवी बाई डी टी। तो यहां से डी टी को इस तरफ ले जाते हैं तो एम को इस तरफ ले आते हैं, तो डीवी आ जाएगा बराबर आ जाएगा 1/2 एम 1/m एफ टी इंटू डी टी। अब इंटीग्रल लेते हैं, मैं कहता हूँ टाइम जीरो है तो उस वक्त वेलोसिटी आपकी वी नॉट है, जब टाइम टी है तो वेलोसिटी वी टी है। बाउंड्री कंडीशन दे दी, जीरो टाइम पे वेलोसिटी वी नॉट है, टी टाइम पे वेलोसिटी वी टी है। जब आप इसका इंटीग्रल सॉल्व करोगे वी टी माइनस वी नॉट आ जाएगा। यहाँ पे इस इंटीग्रल की चूंकि अभी मुझे फोर्स का फंक्शन नहीं मालूम तो मैं इसको एफ टी ही लिखा रहने देता हूं। तो यहां से ये नेगेटिव का वी नॉट दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आप इसे लिख पाओगे वी टी बराबर है 1/m इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी डी टी प्लस वी नॉट। अब आप फंक्शन फोर्स की कोई भी वैल्यू प्लेस करो तो आप उसके लिहाज से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वी नॉट जीरो ले लें, हम स्टार्टिंग पॉइंट समझते हैं कि
पार्टिकल रेस्ट पे था, तब आपकी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, यानी कि आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मालूम कर सकते हो इन द अल्टरनेटिंग फील्ड जिसमें फोर्स वेरी कर रही होगी। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, मोशन अंडर अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स के तौर पे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब क्या है जनाब, मोशन अंडर अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, यानी एक फोर्स जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। जैसे आप एग्जांपल देखो, F इजिकल टू के वी, यहाँ पे के कांस्टेंट के तौर पे आया है। इसका मतलब जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, जब हम किसी विस्कस मीडियम में जाते हैं तो वो जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। मैं जैसे एक मिसाल देता हूं, अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और आप अपने हाथ को बाहर निकालें तो आपके हाथ पे हवा लगेगी। अब जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती जाएगी, आपके हाथ पे लगने वाली फोर्स भी क्या होती जाएगी, ज्यादा। आपको हाथ एक जगह रखना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो जो अपोजिंग फोर्स है, ड्रैग फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है, वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह की मोशन को हम कैसे स्टडी करेंगे, जो कि किस में हो रही है, अंडर द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स में हो रही है। तो आप देखो, एक चीज अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो हम कहेंगे भाई उस पर तो ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। मगर जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्या वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है? तो एयर रेजिस्टेंस, इसका मतलब अब आपके जो बॉडी नीचे आ रहा है, वो उस एयर रेजिस्टेंस की फोर्स भी उस पर एक्ट कर रही है, वो मोशन रेजिस्टेंस के अंदर हो रही है। तो अब ऐसी मोशन को हम कैसे स्टडी करेंगे? तो जनाब, आप कहोगे कि F इजिकल टू एम ए होता है, एम ए की जगह डीवी बाई डी टी लिखा जा सकता है। फिर आप क्या करोगे, आप जनाब डीवी को इधर रहने दो, एफ वी को डिवाइड कर दो, डी टी को दूसरी तरफ ले जाओ। अगेन टाइम टी नॉट है तो वेलोसिटी वी नॉट ले लेते हैं। टाइम इधर आपके पास टी टाइम पे वेलोसिटी वी हम कंसीडर कर लेते हैं। जब आप इसका इंटीग्रल लोगे तो टी माइनस टी नॉट आ जाएगा, वो टी नॉट दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एम वी नॉट वी डी वी ओवर एफ वी। अब आप देखो कि आप सब जानते हैं कि जनाब एफ इजिकल टू एम ए होता है, तो डीवी बाई डी टी आ जाएगा। यहां पे मैंने क्या किया, डी आर से मल्टीप्लाई भी किया, डी आर से डिवाइड भी किया। अब मैं जानता हूं डी आर ओवर डी टी तो वेलोसिटी होता है, तो इसका मतलब इस जगह पे मैं लिख सकता हूं कि एफ वी यानी फोर्स जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वो बराबर आ जाएगा किसके, एम डी आर ओवर डी टी की जगह वी आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, और डी वी ओवर डी आर साथ में लिखा रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 8 में हम क्या करते हैं, एम वी और डीवी ओवर डी आर, यहां से मैं क्या करता हूं कि आपके पास ये वैल्यू जो है एफ वी, अब वी डी वी और आप डी आर इस तरफ ले जाओ तो आप एफ वी को डिवाइड कर दोगे, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, एम वी डी वी एफ वी इज इक्वल टू डी आर। आर नॉट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, वी नॉट उस वक्त की वेलोसिटी है, r is after some time, v velocity after some time, some displacement after r। तो जनाबे वाला आप इस पे इंटीग्रल लगाओगे तो r माइनस आर नॉट आएगा, वो आर नॉट दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एम वी नॉट वी आ जाएगा और वी डी वी ओवर एफ वी आ जाएगा। इस केस में आप टाइम नोट कर पाओगे कि कितने टाइम उसने मूवमेंट ली, इस टाइम में आप उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मालूम कर पाओगे। तो जनाब आपने देखा कि मोशन अंडर द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स कैसे होती है। तो जनाब ये चीज आपने ऑब्जर्व की कि जब हम विस्कस मीडियम में चलते हैं तो मोशन को इन दो इक्वेशंस के तहत स्टडी किया जा सकता है। ये उसका टाइम फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू नोट करेंगे। फिर है जनाब हमारे पास नेक्स्ट है मोशन अंडर अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। क्या जनाब कि किसी पोजीशन पे कुछ और फोर्स लग रही है, किसी पोजीशन पे कुछ और फोर्स लग रही है। जैसे आप यहाँ पे कूलम लॉ, इनवर्स ग्रेविटेशनल लॉ देख रहे हैं, कूलम का लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक देख रहे हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर ओवर आर क्यूब आ जाएगा। देन आपके पास जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा हुआ है, एफ इजिकल टू माइनस के आर वेक्टर आ जाएगा, तो पोजीशन के साथ आ रहा होता है। यानी आपके पास जब आप हुक्स लॉ अप्लाई करते हो तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपके पास एक्स पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये मोशन अब हम देखेंगे फोर्स की वजह से, मगर वो फोर्स डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, पोजीशन पे डिपेंड कर
कर रही है। तो जनाब इसी तरीके से ग्रेविटी की फोर्स है, वो ज़मीन के करीब कुछ और होती है, जैसे-जैसे ऊपर जाते जाएँ ज़मीन उसकी फोर्स चेंज होती जाएगी। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी आपकी पोज़ीशन डिपेंडेंट फोर्स है। तो जनाबे वाला अब हम जानते हैं F इज़िकल टू m में होता है, तो हम इसे m dv/dt लिख सकते हैं। तो आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दोगे क्योंकि हम जानते हैं v बराबर होता है किसके, dr/dt के, तो ये आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल d²r/dt² fr के। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों एंड्स पे डी आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी डी आर से मल्टीप्लाई किया, डी आर से मल्टीप्लाई किया। अब आप अगले स्टेप में क्या करते हो कि डी टी से डिवाइड भी कर देते हो, डी टी से मल्टीप्लाई भी कर देते हो इस इक्वेशन को। तो आपने लेफ्ट साइड पे डी टी मल्टीप्लाई किया और डी टी से डिवाइड कर दिया। अब आप इंटीग्रल लेने लगे हो, इनिशियल टाइम टी नॉट है, फाइनल टाइम टी है। इनिशियल टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर नॉट है, जो आपके पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो आर है आफ्टर टी टाइम। तो अब आपके पास क्या है, अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अब आप क्या करोगे जनाब, इसकी पावर एक बढ़ा दोगे और एक डिवाइड कर दोगे उस पावर से, तो आप इसे क्या कर दोगे, आर की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी। तो जनाबे वाला क्या आप इसे लिख सकते हो, डी आर ओवर डी टी होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आपने एज इट इज छोड़ दिया इस सारे को। तो आपके पास क्या आ गया, तो ये राइट साइड आपने एज इट इज अप्रोच कर दी। अब ये डी आर ओवर डी टी स्क्वायर है, इसका मतलब आप इसे 2 टाइम लिख सकते हैं। अब डी आर ओवर डी टी तो वेलोसिटी होता है, तो इसका ना वी डॉट वी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो जब आप वी डॉट वी पढ़ते हैं तो वो तो वी स्क्वायर के बराबर आता है। तो इसका मतलब क्या, अब आप इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो जनाब अब आप इस जगह पे जब आप प्लेस करेंगे तो ये आपके पास वेलोसिटी एट टी टाइम टी नॉट आ जाएगी और वेलोसिटी एट टी आ जाएगी। तो हम जानते हैं आर नॉट उसकी इनिशियल पोजीशन है टी नॉट पे, तो वी नॉट हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे किस पे, टी नॉट पे। तो आपने देखा, तो इसका मतलब टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी वी मान ली जाएगी। तो आपने वैल्यू प्लेस कर दी कि भाई वी स्क्वायर यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया एक तरह से, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, टी नॉट पे वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी। तो जनाब अब ये एक तरह से देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी की चेंज आ रही है। तो एफ आर डी आर आ रहा है। अब अगर आप राइट हैंड साइड को जरा अलग से देखते हैं, तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, कल हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, तो अब आप कह सकते हो कि जनाब हम इसकी वजह से वर्क निकाल सकते हैं। तो वो वर्क आप कैसे लोगे, फोर्स आप सब जानते हैं फोर्स क्या होती है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल भी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो एफ आर की जगह माइनस डेल ऑपरेटर और पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि फंक्शन है किसका, पोजीशन का। तो जनाबे वाला ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल यहाँ पे पोटेंशियल बचेगा विद बाउंड्री कंडीशन आर नॉट और आर के। तो आपने वी आर नॉट माइनस वी आर लिख दिया, नेगेटिव साइन को आपने चेंज कर लिया है। तो आपके नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो जनाब अब आप देखो, तो ये आपके पास वर्क डन बता रहा था आपको क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ से इस दोनों इक्वेशंस को अगर आप बैलेंस कर देते हो, तो आपके पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाता है कि शुरू की टोटल एनर्जी बराबर होगी बाद के टोटल एनर्जी के। तो ये मोशन हमने पढ़ी किसके तहत, अंडर द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि आपने जो सिचुएशन देखनी है, किस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास आता है। अगर आपके पास लेट्स से कहते हैं अंडर कांस्टेंट फोर्स है, यानी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो वही इक्वेशंस हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासेस में, जिसे हम जानते हैं कि बराबर है जनाब वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी है। देन आपके पास आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्र है। देन टू ए एस इज इक्वल टू वी टी स्क्र माइनस वी नॉट स्क्र है। तो ये आप तब लगाओगे जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट होगी। और अगर टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, तब आप इस तरीके से उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो आफ्टर टाइम टी, एट एनी टाइम टी भी आप कह सकते हैं। देन अगर आप वेलोसिटी डिपेंडेंट हैं, तो इस रिलेशन से आप टाइम नोट कर सकते हो और उसका, तो इस रिलेशन से आप उसकी पोजीशन नोट कर सकते हो। और अगर हम अंडर आ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स हैं, देन आपने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो एक ये है, जिसमें हम उसकी काइनेटिक एनर्जी की चेंज देख सकते हैं, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी की चेंज देख सकते हैं, और फिर आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो ये है कि टोटल एनर्जी आपकी सिस्टम में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है।
तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।